अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो का टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर यानी किसी कंडक्टर में से हमारे पास करंट गुजर रहा हो और अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक टॉर्क यानी एक मैकेनिकल फोर्स जनरेट होती है जो कि उसे मूव करवा सकती है। तो अगर हम इसे उल्टा कर दें यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कॉइल को मूव करवाएं तो क्या उसमें से करंट गुजरेगा यानी या करंट प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा वाकई होता है और ये इस तरीके से प्रोड्यूस होता है कि एक डिवाइस हमारे पास मौजूद होती है जिसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। एसी जनरेटर जो है हमारे पास वो मैकेनिकल एनर्जी यानी किसी भी हरकत करने वाली चीज़ में जो एनर्जी मौजूद होती है उसे बिजली में कन्वर्ट कर देती है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इसके लिए हमारे पास बाकायदा अपैरेटस मौजूद होता है यानी ये ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो बाकायदा एक सिस्टम है डिफरेंट चीज़ों का से बना हुआ जिसकी मूवमेंट की वजह से जिसके मैकेनिज्म की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। आइए पढ़ते हैं कि किस तरीके से करंट जो है यानी ईएमएफ जो एनर्जी हमें करंट को मूव करवाती है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। ये हमारे पास अपैरेटस मौजूद है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का। इसमें मैग्नेट्स मौजूद हैं जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। बीच में हमारे पास एक कॉइल मौजूद है जिसका ये लूप बना हुआ है ए और बी। और फिर इसके बाद हमारे पास स्लिप रिंग्स मौजूद हैं और ये एक्सटर्नल सर्किट मौजूद है। एक्सटर्नल सर्किट हमारे पास स्टेशनरी है यानी ये मूव नहीं कर सकता और हमारे पास ये जो कॉइल है ये हम मूव करवाते हैं। अब चूंकि ये रोटेट कर रहा होता है घूम रहा होता है इसकी हरकत को हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट से अटैच करने के लिए स्लिप रिंग्स मौजूद हैं कि इसकी हरकत की वजह से हमारे पास साथ साथ हमारा एक्सटर्नल सर्किट भी ना मूव ना कर सके। यानी साथ साथ अब स्लिप रिंग्स रोटेट कर रही हैं उसके साथ एक्सटर्नल मूव सर्किट को तो मूव नहीं करवा सकते। इसीलिए ये कनेक्शन जो स्लिप रिंग्स है हमारे पास कनेक्शन बनाती है रोटेटिंग कॉइल का और एक्सटर्नल सर्किट का। अब देखते हैं कि इनकी वर्किंग कैसे होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है हमारे पास फैराडेज लॉ की बेसिस पर बना हुआ है। फैराडेज लॉ को अगर डेप्थ में समझना हो तो हमारे पास डिफरेंट वीडियोस हैं उसके लिए हमारे चैनल पे मौजूद हैं। अब फैराडेज लॉ में हमें बताया गया था कि ईएमएफ जो है वो जनरेट करती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से और लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ पोल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही हैं और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होगी यानी जो इस लूप की जो वेलोसिटी है हम इसको रोटेट करवा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी का हमारे पास डायरेक्शन क्योंकि हमारे पास अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यानी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इस लूप को मूव करवा रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब जैसे कि फैराडेज लॉ हमें बताता है कि ईएमएफ जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपस में परपेंडिकुलर हो। पर यहाँ पर तो हमारे पास पैरेलल है, बिल्कुल 0 डिग्री है, साइन डिग्री हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब पैरेलल हैं दोनों चीज़ें तो हमारे पास करंट बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और बिल्कुल 0 पे हमारे पास करंट आ रहा होगा। लेकिन जब हम इसको पूरा रोटेट करवा दें यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ला दें तो हम हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो वही है लेकिन हमारी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और यहाँ पर जो वेलोसिटी हमारी ऊपर की तरफ आ जाएगी। अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है आपस में परपेंडिकुलर है यानी हमारी जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी हमारा जो करंट प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा इनटू द पेज की डायरेक्शन में क्योंकि जब हम लोग राइट हैंड
रूल इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो करंट है वो आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है। इसीलिए हमारे पास ग्राफ में भी जो है वो पाई/2 यानी 90 डिग्री पे हमारे पास मैक्सिमम, जो ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तीनों वेक्टर्स, तो हमारे पास 90 डिग्री पे मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, मैक्सिमम। इसी तरीके से जब हम वापस कॉइल को रोटेट करवाते हैं और हमारी वेलोसिटी का डायरेक्शन बिल्कुल पैरेलल हो जाता है, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल दूसरी तरफ है, लेकिन दोनों के दरमियान एंगल तो 0 डिग्री है। इसी वजह से हमारे पास करंट भी बिल्कुल 0 हो जाता है, यानी पाई पे 180 डिग्री दोनों के बीच में एंगल बन गया, तो हमारे पास 0 डिग्री बिल्कुल 0 पे जो है वो हमारे पास करंट आ जाता है। इसी तरीके से हम इसको और रोटेट करवाते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम करंट जनरेट हो रहा होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है हमारे पास नीचे की तरफ आ जाता है और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का की जो डायरेक्शन है वो वैसे ही रहती है हॉरिजॉन्टल, लेकिन चूंकि आपस में ये परपेंडिकुलर है, इस वजह से हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट हो रही है। इसी ई को बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन दिखाती हूँ। अब जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है कि हमारे पास जब लूप हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो बस करंट जो है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है, और जब हमारे पास लूप परपेंडिकुलर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो हमारे पास करंट बिल्कुल 0 प्रोड्यूस हो रहा है। पोलैरिटी हमारे पास इस वजह से चेंज हो रही है कि जब हम इसको कंसिडर करते हैं तो अब ये देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आके ये इसका डायरेक्शन बदल गया, और जब ये राइट साइड पे आ रहा है तो इसका डायरेक्शन इनटू द पेज, और राइट साइड पे इसका डायरेक्शन है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि द काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द मूविंग कॉइल ऑफ अ जनरेटर इज कॉल्ड, यानी हमारे पास जो जनरेटर होता है उसके कॉइल जो खुद से रोटेट कर रहा होता है और उसकी रोटेशन की मदद से उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, उस करंट के मूवमेंट की वजह से हमारे पास एक और उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से उसके अंदर एक एडिशनल टॉर्क पैदा होता है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन का होता है, और उसे कहते हैं काउंटर टॉर्क। उसका डायरेक्शन जो कि पहले जो हमारा लूप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है उसके डायरेक्शन से ऑपोजिट होता है। तो उस रोटेशन को या उस टॉर्क को जो है वो क्या कहा जाता है? डिफ्लेक्शन टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, बैक मोटर इफेक्ट, या सब कुछ? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उसे रिस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं, क्योंकि वो जो जिस डायरेक्शन में कॉइल मूव कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में वापस ले आता है, इसलिए रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्शन टॉर्क इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस डायरेक्शन में लूप डिफ्लेक्ट कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में उसको वो डिफ्लेक्ट बैक करता है, और इस पूरे फिनोमेना को हम बैक मोटर इफेक्ट भी कहते हैं।